हेलो ऑफिसर्स। आज अपन इकोनॉमिक सीरीज में हम लोगों का टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट। देखो, अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा टॉपिक है ना जो बहुत सारे एस्पिरेंट सिर्फ और सिर्फ बुलेट पॉइंट्स पढ़ के चले जाते हैं, ऐसे ही देख के ऊपर ऊपर देख के चले जाते हैं और फिर वहां पे कुछ जनरल वर्ड सब उन लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं और फिर वो गलत मार्क करके आ जाते हैं। और इसी यही रीजन है कि हम लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छे से करके जाना है। अनएम्प्लॉयमेंट में जो भी चीजें जरूरी है, जो भी कॉन्सेप्ट जरूरी है, उन सारे कॉन्सेप्ट को करके जाना। ठीक है, तो चलो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है यहाँ से। देखो, सबसे पहले क्या है, हम लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब समझना पड़ेगा। बहुत लोग क्या होता है ना कि अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब सिर्फ ये सोचते हैं कि किसी को काम नहीं मिल रहा है, तो यही अनएम्प्लॉयमेंट है। लेकिन ऐसा नहीं होता। इकोनॉमिक में बेसिकली अगर आप देखोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेफिनेशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। वहां पे कंडीशन दिए गए, अगर उन सारे कंडीशन को कोई फुलफिल करता है तभी वो इंसान अनएम्प्लॉयड कहा जाता है। आप एक चीज समझो, सबसे पहले कोई भी इंडिविजुअल, ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल अगर तभी अनएम्प्लॉयड माना जाता है जब वो इन सारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो। कौन कौन से कंडीशन? ये सारे कंडीशन किसने दिया है? ये सारे कंडीशन हमें इकोनॉमिक्स ने बताए हैं। ये सारे कंडीशन हमें इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन से पता चलता है। ठीक है, अभी देखो क्या होता है। कोई भी इंसान, कोई भी इंडिविजुअल अनएम्प्लॉयड तभी माना जाएगा जब वो कुछ कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो। जैसे क्या है कि वो वर्किंग एज पॉपुलेशन का पार्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वर्किंग, सॉरी, वर्किंग एज पॉपुलेशन का पार्ट होना चाहिए। और क्या होगा सर? वो फिजिकली एंड मेंटली काम करने के कैपेबल हो। ठीक है, और क्या होगा? इसके अलावा होता है, देखो इतना ही जरूरी नहीं है कि आप अगर वर्किंग एज पॉपुलेशन का पार्ट हो और आप फिजिकली और मेंटली कैपेबल हो तभी आप अनएम्प्लॉयड माने जाओगे। इसके अलावा भी होता है कि क्या आप काम खोज रहे हो। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं ना जो वर्किंग एज पॉपुलेशन का पार्ट भी होते हैं, फिजिकली और मेंटली कैपेबल भी होते हैं। जैसे कि आप वर्किंग एज पॉपुलेशन का पार्ट भी हो, फिजिकल और मेंटली कैपेबल भी हो, लेकिन आप खुद सोच के देखो, क्या आप काम खोज रहे हो? आप अनएम्प्लॉयड बोले जाओगे? आप सोचना, ये कब सोचना? जब हम लोग ये टॉपिक कवर कर चुके होंगे। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए, तभी आपको लगेगा आपने जो पढ़ा है वो आपके साथ है। अदरवाइज फिर आपने सिर्फ लेक्चर देखा है और टाइम पास किया। देखो क्या होता है। तीसरा जो कंडीशन है वो ये है कि एक्टिवली आप काम को खोज रहे हो या नहीं खोज रहे हो। एक्टिवली सर्चिंग फॉर जॉब, ये भी एक कंडीशन है। ठीक है, और क्या सर? अगर आप एक्टिवली काम खोज रहे हो एंड उसके बाद भी आपको काम नहीं मिल रहा है, स्टिल नॉट एबल टू फाइंड जॉब। अगर आप ये चारों कंडीशन को फुलफिल करते हो तभी आप इस कंट्री में अनएम्प्लॉयड बोले जाओगे। और अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन अगर आप मिस करते हो तो आप अनएम्प्लॉयड की गिनती में नहीं आओ। ठीक है, ये तो बेसिक डेफिनेशन था। ठीक है, और यही रीजन है कि अगर हम इन चारों कंडीशन को देखें, ठीक है, तो आपको पता चलेगा यही रीजन होता है कि जो चिल्ड्रन है, ठीक है, ये क्या होते हैं? ये अनएम्प्लॉयड लोगों की कैटेगरी में नहीं आते हैं। जो एल्डरली पीपल होते हैं ये अनएम्प्लॉयड लोगों की कैटेगरी में नहीं आते हैं। जो होम मेकर्स होते हैं ये अनएम्प्लॉयड लोगों के कैटेगरी में नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि देखो ये होम मेकर है ना, ये काम खोज ही नहीं रहा है। ठीक है, यही रीजन है कि वो अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं। अभी देखो क्या होता है ना कि ये जो कंफ्यूजन है, ये चीज अगर आपको क्लियर हो जाता है तो आप यूपीएससी के ट्रैप पे नहीं फंसोगे। नहीं तो देखना, यूपीएससी के ट्रैप में कैसे कैसे स्टेटमेंट आते हैं कि कोई भी इंसान अगर काम नहीं कर रहा है तो उसको ऑटोमेटिकली आप अनएम्प्लॉयड मान लेते हो। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर वो इंसान काम नहीं कर रहा है लेकिन इसके साथ साथ
क्या वो वर्किंग एज पॉपुलेशन में आ रहा है, फिजिकली और मेंटली कैपेबल है, एक्टिवली सर्च कर रहा है और उसके बाद भी नहीं मिल रहा है, तब वो आएगा। सिर्फ ये नहीं है कि वो काम नहीं कर रहा है तो वो अनएम्प्लॉयड है। इतना से आप ये नहीं डिसाइड कर सकते हो कि वो अनएम्प्लॉयड है या नहीं है। आपको इन चारों कंडीशन, ये चारों कंडीशन में उन्हें रख के देखना पड़ेगा कि क्या वो इन कंडीशन में फिट बैठते हैं। तभी आप बता सकते हो कि कोई इंसान अनएम्प्लॉयड है या नहीं है। अब जो मैंने पूछा था क्वेश्चन, आप वो खुद से पूछ के देखो और उसके बाद आप कमेंट में आंसर करो कि आपको क्या लगता है कि आप अनएम्प्लॉयड हो या नहीं हो। ठीक है? देखो, अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो गई, लेकिन इसके बाद एक चीज आता है। ठीक है? वो क्या है? वो है टोटल पॉपुलेशन। बस आप थोड़ा पेशेंस रखना, आपको हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे अच्छे से बताया जाएगा। उसके बाद डाउट होगा तो पूछ सकते हो आप। मुझे नहीं लगता कि लेक्चर के बाद कोई डाउट होना चाहिए। देखो, टोटल पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? इस कंट्री के, कोई भी कंट्री के सारे के सारे लोग। ठीक है? टोटल पॉपुलेशन का मतलब होता है बिना किसी फिल्टर का जितने भी लोग इस कंट्री में रह रहे हैं। ना ही एज का फिल्टर, ना ही एम्प्लॉयमेंट स्टेटस का फिल्टर, ना ही इकोनॉमिक एक्टिविटी का फिल्टर, किसी भी तरह का फिल्टर नहीं। सारे लोग, एवरीवन। ठीक है? जो भी इस कंट्री के पॉपुलेशन में गिने जाते हैं, छोटे बच्चों से लेके बड़े तक। ठीक है? वो सारे। अभी देखो, टोटल पॉपुलेशन का यूज अनएम्प्लॉयमेंट के लिए अनएम्प्लॉयमेंट चेक करने के लिए तो यूज नहीं करते हैं। लेकिन टोटल पॉपुलेशन हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? टोटल पॉपुलेशन का यूज हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जब हम कैलकुलेट करते हैं उसमें यूज नहीं कर रहे होते। लेकिन टोटल पॉपुलेशन क्या है? एक बेस कैटेगरी है। ठीक है? क्या है? बेस कैटेगरी। और ये बेस कैटेगरी का यूज क्या होता है? इस बेस कैटेगरी का यूज होता है वर्किंग एज पॉपुलेशन निकालने के लिए। वर्किंग एज पॉपुलेशन निकालने के लिए। और कहाँ होता है? इसका यूज होता है डिपेंडेंसी रेशियो निकालने के लिए। उसके बाद ना आप अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में देखोगे, वर्किंग एज पॉपुलेशन ही नहीं आएगा तो आप कैसे पता कर पाओगे? इसीलिए टोटल पॉपुलेशन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है? अभी देखो, आपको टोटल पॉपुलेशन पता चल जाता है। ठीक है? आप फिर वर्किंग एज पॉपुलेशन निकालोगे, फिर आप डिपेंडेंसी रेशियो निकालोगे। तो सर वर्किंग एज पॉपुलेशन होता क्या है? क्योंकि वर्किंग एज पॉपुलेशन का बात आपने यहाँ पे भी किया, ये तो बता दो पहले। देखो, इसीलिए एकदम आराम से चलना है, स्टेप बाय स्टेप हर एक कॉन्सेप्ट को देखते हुए। वर्किंग एज पॉपुलेशन। देखो, वर्किंग एज पॉपुलेशन बेसिकली वो ग्रुप है जिसमें काम करने की लीगल और स्टैटिस्टिकल पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है? क्या होता है वर्किंग एज पॉपुलेशन? क्या है? ये वो ग्रुप है जो कि काम करने के लिए और काम करने के लायक लीगल एंड स्टैटिस्टिकल पॉसिबिलिटी रखता हो। ठीक है? तभी हम उसको वर्किंग एज पॉपुलेशन बोल सकते हैं। तो सर ये क्या है? लीगल एंड स्टैटिस्टिकल पॉसिबिलिटी क्या है? देखो, हर एक कंट्री में अलग अलग बेसिकली मेथड यूज किया जाता है। और इंडिया में जो मेथड यूज किया जाता है, इंडिया में बेसिकली ये मेथड कैलकुलेट करता है, ये सब चीज बताता है पीएलएफएस। ये क्या है सर? पीएलएफएस क्या है? इसका मतलब होता है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ठीक है? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है, ये क्या है? ये एक नेशनल सर्वे है। क्या है ये नेशनल सर्वे। ठीक है? अब आखिर नेशनल सर्वे में क्या बताया जाता है? ये जो नेशनल सर्वे है, ये नेशनल सर्वे बेसिकली इंडिया में लेबर मार्केट की कंडीशन को बताता है और लेबर मार्केट की कंडीशन को समझाता है। ठीक है? अब जब ये कंडक्ट किया जाता है तो इसमें हमें पता चलता है कि कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, आखिर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है, वर्किंग पॉपुलेशन एज क्या है, वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो क्या है। ये सारी चीजें हमें पीएलएफएस के थ्रू पता चलता है। ठीक है? और इंडिया में पीएलएफएस क्या बोलता है? ये बोलता है, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि 15 ईयर्स एंड एबव, 15 साल या 15 साल से ज्यादा
ठीक है, कि लोग जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो लोग वर्किंग एज पॉपुलेशन में आते हैं। और इस ग्रुप में क्या होगा, जब हम ये ग्रुप चेक करते हैं तो इस ग्रुप में हम एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, लेबर फोर्स, इस तरह के टर्म्स को यूज करते हैं, इस तरह के टर्म्स को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि वर्किंग एज पॉपुलेशन बेसिकली किसको बोलते हैं। ठीक है, अब तो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, और यहीं से क्या होगा, हम अब एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, लेबर फोर्स, इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। देखो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है ना, कभी भी टोटल पॉपुलेशन से नहीं काउंट किया जाता है। ठीक है, क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि टोटल पॉपुलेशन में बच्चे भी आते हैं, बूढ़े भी आते हैं, होम मेकर्स भी आते हैं, और हम इन लोगों को तो अनएम्प्लॉयड नहीं मानते हैं। इन लोगों को तो वर्किंग एज का हिस्सा भी नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो एक एज लिमिट दी गई है कि 15 साल एंड 15 साल से ज़्यादा। ठीक है? अभी देखो, जब हमें ये पता चल जाता है कि वर्किंग एज पॉपुलेशन क्या है, तो अभी देखो एक और चीज़ हमने देखा था, डिपेंडेंसी रेशियो। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है। डिपेंडेंट, ठीक है? एक बात समझो, डिपेंडेंट बेसिकली वो लोग होते हैं जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और साथ ही साथ अपनी पर्सनल इनकम जनरेट भी नहीं करते हैं। तो सर बेसिकली ये वो लोग हैं जो घर में किसी दूसरे के इनकम पे डिपेंडेंट होते हैं। जी हाँ, ये वो लोग, जैसे कि डिपेंडेंट में कौन आता है? चिल्ड्रन। और कौन आता है? एल्डरली पीपल, जिसका एज बहुत हो चुका होता है, मोर देन 60। अब वो खुद काम नहीं करने जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा फुल टाइम स्टूडेंट। अब देखो कि आप किस कैटेगरी में आते हो। आप चिल्ड्रन की कैटेगरी में आते हो, एल्डरली की कैटेगरी में आते हो, या फुल टाइम स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हो, जो कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आप समझो, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट तो नहीं हो। क्या आपको जल्द से जल्द प्रिपरेशन को और स्ट्रांग बना के जॉब लेने की जरूरत तो नहीं है? आप खुद में सोचो एंड उस तरह से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अभी देखो ये जो डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट अगर वर्किंग एज पॉपुलेशन से ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? तो कैसी प्रॉब्लम आएगी? ठीक है, अभी इसी चीज में समझो, वर्किंग एज पॉपुलेशन एंड डिपेंडेंट, हम ये दोनों चीजें रखते हैं। ठीक है, ये वो पॉपुलेशन है जो कि काम कर रहा है। ठीक है, और ये वो पॉपुलेशन है जो कि डिपेंडेंट है इन लोगों पे। सोचो कि ये जो काम करने वाले लोग हैं, जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी करके पैसा अर्न कर रहे हैं, ये लोग जो है, ये लोगों का पॉपुलेशन कम होगा। ठीक है, पॉपुलेशन क्या होगा? कम होगा। और डिपेंडेंट लोग जो है, ठीक है, इन लोगों का पॉपुलेशन ज्यादा होगा। तो क्या होगा? इकोनॉमी पे प्रेशर बढ़ना स्टार्ट होगा। क्या होगा? इकोनॉमी पे प्रेशर बढ़ना, ठीक, स्टार्ट होगा। इकोनॉमी प्रेशर में आ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कमाने वाले कम है और खाने वाले ज्यादा। खुद एग्जाम्पल में भी देखना, कोई भी घर ले लो, ठीक है, जिसमें सपोज 10 लोग हैं। ठीक है, एक फैमिली है। ठीक है, इसमें 10 लोग हैं, दो बच्चे हैं, दो होम मेकर हैं, ठीक है, दो वर्किंग एज पॉपुलेशन से लोग हैं, ठीक है, जो काम कर रहे हैं, और दो लोग हैं माँ बाप, बूढ़े। ठीक है, एल्डरली पीपल। अभी इसमें देखो टोटल हो गए 8। अब इसमें और दो लोग हैं, और ये दो लोग कौन होंगे? सपोज दो लोग होंगे स्टूडेंट। ठीक है, अब समझो, ये जो दो लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं, इनका इनकम है 30,000। ठीक है, और इस इनकम पे जो पलने वाले लोग हैं, ये कितने? टोटल 8। तो क्या होगा कि क्या इनका इनकम इन सबके जो नीड है इसको सेटिस्फाई कर पा रहा होगा? अगर नहीं कर पा रहा होगा तो प्रेशर किस पे पड़ रहा होगा? प्रेशर पड़ रहा होगा वर्किंग एज पॉपुलेशन पे, जो वो दो लोग हैं जो पैसा कमा के ला रहे हैं उन लोगों पे, जो एम्प्लॉयड है। अभी ऐसा भी हो सकता है कि इस वर्किंग एज पॉपुलेशन वाले में से दो लोग जो आ रहे हैं, इनमें से एक एम्प्लॉयड है, ठीक है, और एक अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, तो सोचो टोटल जो मनी है वो 15,000 ही अर्न हो रहा है। एक ही इंसान कमा रहा है, दोनों कमाता तो हम लिख देते 30, इक्वल मान लेते कि दोनों इक्वल कमाते, बट यहाँ पे क्या है, एक अनएम्प्लॉयड है और एक एम्प्लॉयड है।
प्रॉब्लम देखो कैसे हो रहा है, ठीक है। और यही रीजन है कि यहाँ से आ जाता है डिपेंडेंसी रेशियो की बात, डिपेंडेंसी रेशियो की बात। और यहाँ क्या होता है सर, यहाँ पे बेसिकली ये होता है कि कितने लोग वर्किंग एज के सपोर्ट के कारण रह पा रहे हैं, कितने डिपेंडेंट बेसिकली वर्किंग एज पॉपुलेशन के ऊपर हैं। अगर वो काम करना छोड़ दें तो इनका खाना पीना भी दिक्कत वाला बात हो जाएगा। तो डिपेंडेंसी रेशियो क्या है, डिपेंडेंसी रेशियो का क्या मतलब निकालोगे, खुद सोच के देखो, तब आपको पता चलेगा कि डिपेंडेंसी रेशियो का मतलब क्या होता है। आप जब देखोगे तो आपको लगेगा डिपेंडेंसी रेशियो का मतलब यही हो रहा है ना कि ज्यादा से ज्यादा लोग वर्किंग एज पॉपुलेशन के ऊपर है। और ये क्या बताता है, जब हमारा डिपेंडेंसी जो है वो लो रहेगा और जब हमारा डिपेंडेंसी हाई रहेगा तो क्या होगा, इकोनॉमी में क्या असर पड़ेगा। और ये सब जो चीज है ना, ये सब चीज आता है डेमोग्राफिक डिविडेंड। हम इन सब चीजों के बारे में देखेंगे, ठीक है। ये इन सब चीजों के बारे में भी बात करता है। तो सर आप जो बता रहे हो अनएम्प्लॉयमेंट, आप यहीं से देखो तभी आपको पता चल जाएगा कि आपका काम करना कितना जरूरी है, ठीक है। ये सारी बातें वहीं से आती है। अभी देखो जब हम बात करते हैं डिपेंडेंसी रेशियो की, तो आखिर सर डिपेंडेंसी रेशियो का मतलब क्या होता है, ये निकालते कैसे हैं ये भी तो बता दो। चलो पहले ये बात करते हैं, डिपेंडेंसी रेशियो ये निकालने का जो फॉर्मूला होता है ये होता है डिपेंडेंट डिवाइडेड बाय वर्किंग एज पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। अब देखो जब मेरा ये रिजल्ट जो आएगा, अगर मेरा वर्क डिपेंडेंसी रेशियो लो रहेगा, ठीक है, मतलब क्या है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इस पे क्या असर पड़ रहा होगा, जब हाई होगा तो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड पे क्या असर पड़ रहा होगा। देखो यहाँ पे जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है इस पे बर्डन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, इनके पास अपॉर्चुनिटी होगी और ज्यादा प्रोडक्शन करने की और ज्यादा काम करने की, ठीक है। लो रहेगा तो क्या होता है अपॉर्चुनिटी, और हाई रहेगा तो बर्डन, ठीक है। अभी देखो एक चीज आपको और ध्यान में रखना है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड जो होता है ये ऑटोमेटिक नहीं होता। जॉब्स क्रिएट अगर नहीं हुई है तो भी तो जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है इस पे बर्डन पड़ेगा। और इसी कारण से क्या होता है ना कि हम लोग देखेंगे, हम लोग जॉब के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं, हम लोग लेबर फोर्स के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग लेबर फोर्स के बारे में पढ़ते हैं कि लेबर फोर्स क्या होता है सर, इसके बारे में बताओ, ठीक है। चलो लेबर फोर्स, ठीक है। लेबर फोर्स बेसिकली क्या है, लेबर फोर्स वर्किंग एज पॉपुलेशन का वो हिस्सा है जो कि एम्प्लॉयड है या तो अनएम्प्लॉयड है। क्या चीज है, लेबर फोर्स वर्किंग एज पॉपुलेशन का एक हिस्सा है जो कि एम्प्लॉयड है या फिर अनएम्प्लॉयड है, ठीक है सर। एम्प्लॉयड है या फिर अनएम्प्लॉयड है। अभी यहाँ पे बात होता है अनएम्प्लॉयड मतलब क्या है, ये अनएम्प्लॉयड है क्यों, क्योंकि ये सब एक जितना भी कंडीशन हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था चारों कंडीशन, ये चारों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। इन चारों कंडीशन फुलफिल करने के बाद भी इनको जॉब नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम इसको अनएम्प्लॉयड बोल रहे हैं। और इसमें कौन कौन इंक्लूड नहीं होंगे सोच के देखो, जो मैंने बताया था स्टूडेंट, होम मेकर्स, एल्डरली पीपल या फिर रिटायर्ड लोग, ये सब, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे लेबर फोर्स का, तो लेबर फोर्स का मतलब क्या, वैसे लोग जो कि काम करना चाहते हैं, साथ साथ अवेलेबल भी हैं और काम खोज भी रहे हैं, ठीक है। ऐसे लोग क्या होंगे, लेबर फोर्स का हिस्सा होंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो जब ये पता चल जाता है, ठीक है, तो हम लोग फिर बात करते हैं वर्क फोर्स के बारे में। ये तो लेबर फोर्स था, अब हम लोग बात कर रहे हैं वर्क फोर्स के बारे में। वर्क फोर्स, तो सर ये वर्क फोर्स क्या होता है,
वर्कफोर्स बेसिकली हमारा जो लेबर फोर्स है ना, इसका पार्ट है। हमारे लेबर फोर्स का वो पार्ट जो कि एम्प्लॉयड है। क्या होता है? ये हमारे लेबर फोर्स का वो पार्ट है जो कि एम्प्लॉयड है। अब एक बात समझो, अब यहाँ से इन दोनों चीजों को समझने के बाद एक चीज आपको क्लियर होगा, क्या कि लेबर फोर्स जो है ये क्या है? ये पोटेंशियल दिखाता है कि कितने लोग काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक हैं और काम खोज भी रहे हैं। और जो हमारा वर्किंग फोर्स है, वर्क फोर्स, ये क्या है? ये हमारे रियल वर्कर्स हैं जो कि अभी काम कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमेशा आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो वर्क फोर्स है वो क्या होना चाहिए? वो लेबर फोर्स से ज्यादा होना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमारा वर्क फोर्स लेबर फोर्स से ज्यादा होगा? क्योंकि वर्क फोर्स तो लेबर फोर्स का ही पार्ट है ना। लेकिन आपको यही चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि रियल वर्कर जो है ना, वो अनएम्प्लॉयड वर्कर से ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज बोलना इज नॉट ए करेक्ट थिंग। ठीक है, तो हमारा वर्कफोर्स क्या है? अनएम्प्लॉयड लोगों में से ज्यादा होना चाहिए। मतलब क्या है? हम ये बोल सकते हैं कि हमारा वर्कफोर्स क्या है? लेबर फोर्स में जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं, ठीक है, अनएम्प्लॉयड लोग हैं, उनसे ज्यादा होना चाहिए। सॉरी, तभी क्या होगा कि हमारी इकोनॉमी स्टेबल तरीके से चल पाएगी। ठीक है सर, ये बात कर रहे हो आप। तो आपने वर्कफोर्स बता दिया, आपने लेबर फोर्स बता दिया, लेकिन एक बात बताओ सर कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है फिर? ठीक है, मतलब कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, LFPR, ये क्या होता है? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। देखो, ये जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, ये क्या बताता है? ये बेसिकली ये बताता है कि हमारा बेसिकली जो वर्किंग एज पॉपुलेशन, हमारा वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है, इस पॉपुलेशन में से कितने लोग लेबर फोर्स में आ रहे हैं, कितने लोग लेबर फोर्स में आ रहे हैं। ठीक है, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। जब तक ये पता नहीं चलेगा तो आपको क्लियर नहीं होगा कि कितने लोगों को काम करने की जरूरत है, कितने लोग काम कर रहे हैं और कितने लोग अनएम्प्लॉयड है। और इसीलिए क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, ये रेट कैलकुलेट करते हैं। और इस रेट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? LFPR इज इक्वल टू लेबर फोर्स डिवाइडेड बाई वर्किंग एज पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि वर्किंग एज पॉपुलेशन में से कितने लोग लेबर फोर्स में आ रहे हैं। क्लियर है? अभी क्या है कि ये जो मेरा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, ये क्या है? क्या ये जॉब का इंडिकेटर है? ऐसा नहीं होता, ये जॉब का इंडिकेटर नहीं होता है। ये बेसिकली क्या बताता है? ये विलिंगनेस बताता है, विलिंगनेस टू वर्क, कि कितने लोग काम करना चाहते हैं। ठीक है, और इंडिया में क्या प्रॉब्लम है? इंडिया में आप देखोगे कि हमारा जो LFPR है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, ये क्या है? ये लो है। क्यों लो है? और ये लो किधर है? ये लो है स्पेशली वुमेन। ठीक है, हमारा जो वुमेन LFPR है, ये बहुत लो है। क्यों लो है सर? क्योंकि बहुत सारे सोशल एंड कल्चरल फैक्टर हैं जिसके कारण कि हमारी कंट्री की जो फीमेल लेबर फोर्स है, ये काम करना नहीं चाहती है, या फिर इन्हें काम करने नहीं दिया जाता है। ठीक है, और यही रीजन है कि हमारा वुमेन LFPR कम है। ठीक है, ओके सर, ये तो पता चल गया। लेकिन सर अब इन सबको पढ़ने के बाद क्या होता है ना, एक कॉन्सेप्ट आता है, वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो। तो बेसिकली वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो क्या बता रहा है? क्योंकि हमें तो लगता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट और वो सेम है, बट ऐसा नहीं होता है। क्या होता है
कि जब हम लोग देख रहे हैं वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये क्या बता रहा होता है? जैसे हम लोगों ने वर्कफोर्स देखा था ना, बस उसी के बेसिस पे ये बेस्ड। तो हमारा जो डब्ल्यू पी आर है, ये बेसिकली बताता है कि वर्किंग एज पॉपुलेशन में से कितने लोग एक्चुअली एम्प्लॉयड हैं। ठीक है, हमारा वर्किंग एज पॉपुलेशन में से कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा? जब हम वर्कर पॉपुलेशन रेशियो निकालेंगे। ओके सर, तो ये कैसे निकालते हैं? तो देखो, डब्ल्यू पी आर निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है वर्कफोर्स, वर्कफोर्स डिवाइडेड बाय वर्किंग एज पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय 100। ये बेसिकली एक तरह का डायरेक्ट इंडिकेटर होता है। किसका डायरेक्ट इंडिकेटर होता है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का। ठीक है, ये एक डायरेक्ट इंडिकेटर होता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है, तो फिर सर हम लोग जो अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ रहे थे अभी स्टार्टिंग में, अभी तक आपने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात ही नहीं की है। आप सिर्फ लेबर फोर्स, वर्क फोर्स, डिपेंडेंसी रेशियो, इन सब के बारे में बात कर रहे हो। अब आएगी ना बात, अब हम देख लिए कि आखिर हमारा जो डब्ल्यू पी आर है, ठीक है, ये कैसे निकलता है, हमारा वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जो है वो कैसे निकलता है, ये पता चल गया। हम वर्कफोर्स में से कितने लोग एम्प्लॉयड हैं ये पता कर लिए। तो अब ना यहाँ से आएगा कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। अब हमारा जो वर्किंग एज पॉपुलेशन था, उनमें से हमें पता चल गया कि कितने लोग ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं, जिनके पास काम है, काम कर रहे हैं। तो अब वो लोगों की बारी आएगी जो कि अनएम्प्लॉयड है। तो सर ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे निकलेगा? अनएम्प्लॉयमेंट रेट, सर पूरा अकाउंट्स का क्लास लग रहा है कर रहे हैं हम लोग। देखो, ये अकाउंट्स का क्लास नहीं है, ये बेसिकली आपको अनएम्प्लॉयमेंट की पूरी जानकारी एक लेक्चर में दी जा रही है, बस इसलिए इतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन है इसमें। देखो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बताता है कि हमारे लेबर फोर्स का कितना परसेंट अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, और ये कैसे निकालेंगे, ये भी तो पता चलना चाहिए ना। तो देखो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? यू आर निकालने के लिए हम देखते हैं कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। ठीक है, और कहाँ से देखते हैं कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं? हमारे लेबर फोर्स से, एंड इसको फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा ये वाला रेट भी आ जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज जो समझने वाली है, वो क्या है कि देखो, अगर जॉब बढ़ने के बाद भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर बढ़ रहा है, जो कि पॉसिबल है, हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, उसके बाद भी क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा होता है। और ये होता है, और जब ये हो रहा होता है, तो हम क्या देखते हैं कि हमारा लेबर फोर्स भी उसी स्पीड से बढ़ रहा होता है। वही रीजन होता है कि जॉब्स मिल रहे हैं, बट उसके बाद भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोग और ज्यादा लोग लेबर फोर्स में शामिल होते जा रहे हैं, और जैसे जैसे हमारा लेबर फोर्स बढ़ेगा, हम लोगों का एम्प्लॉयमेंट का डिमांड भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, वही तो आज के टाइम पे हो रहा है। इंडिया में वर्किंग एज पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको काम नहीं है। वही प्रॉब्लम आज तक गवर्नमेंट सॉल्व नहीं कर पाई है, एंड यही आगे चल के पॉवर्टी का एक पार्ट बन जाता है। ठीक है, इसीलिए इन सब चीजों को समझना जरूरी है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, ये भी जानना जरूरी है। चलो सर, आपने अनएम्प्लॉयमेंट रेट बता दिया। अभी देखो, आप इस तरह से भी निकाल सकते हो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, या तो आप क्या कर सकते हो, अभी जो भी हम लोगों ने पढ़ा कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है। ठीक है, पढ़ा ना हम लोगों ने, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। फिर हमने देखा वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम एल एफ पी आर में माइनस कर देंगे हम डब्ल्यू पी आर, ठीक है, तो भी हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ जाएगा। ठीक है, तो भी हमारा क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैलकुलेट हो जाएगा। तो बहुत सारे फॉर्मूला हैं जिसको हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखो, एक काम करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, हम अब इन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उन सबको एक साथ देखते हैं। ठीक है, क्या क्या है? एल एफ पी आर, डब्ल्यू पी आर और
अनएम्प्लॉयमेंट रेट। हम इन तीनों को एक साथ देखते हैं और समझते हैं इन तीनों का रिलेशनशिप क्या है। देखो, सबसे पहले LFPR, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। यहाँ पे क्या होता है, लोग काम करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, हमें ये पता चलता है। क्या पता चलता है? विलिंगनेस पता चलता है। ठीक है। और WPR क्या बताता है? WPR वो बताता है कि उन लोगों में से कितने लोगों को एक्चुअल जॉब मिल रहा है और नहीं मिल रहा है। ठीक है। और फिर जब हम बात करते हैं यूआर की, अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, तो ये क्या है? ये इन दोनों के बीच में जो गैप होता है, उसी गैप के बारे में बताता है। गैप बिटवीन LFPR एंड WPR। कभी कभी यूपीएससी ना ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बना देता है। ठीक है। और जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएगा तो हमें इन सब के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, तभी हम उन सारे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ओके सर, ये समझ गए, यहाँ तक तो आ गया समझ में। लेकिन सर बहुत बार आप देखोगे कि मेथड पूछ देता है। ठीक है, आखिर एम्प्लॉयमेंट को किस तरह से डिफाइन किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली आप देखोगे एम्प्लॉयमेंट का जो कॉन्सेप्ट आता है, इन सारे कॉन्सेप्ट के बारे में भी जानना जरूरी है। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट आ कहाँ से रहा है, इस बारे में जानना भी जरूरी है। तो आखिर ये कैसे पता चलता है, आखिर कौन डिफाइन करता है, ये भी तो पता होना चाहिए। तो चलो, आज हम लोग क्या करेंगे, उस चीज को भी देखेंगे। ठीक है, क्या है? मेथड ऑफ डिफाइनिंग एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, देखो, मेथड ऑफ डिफाइनिंग एम्प्लॉयमेंट में आपको जो चीजें ध्यान रखनी है वो क्या है? वो है डेज। देखो, हम लोग ये मान के चलते हैं कि पूरा साल में 365 डेज होते हैं। ठीक है, एंड इसका हाफ करते हैं तो 182.5 डेज होता है। तो हम जब ये कॉन्सेप्ट देखते हैं तो इस कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं, हम लोग लेके चलते हैं इसका आधा, 182 डेज। ठीक है, ये 182 डेज जो है, इस चीज को हम कैसे देखेंगे? अब देखो, यहीं से डिसाइड होता है कि ये जो मेथड है एम्प्लॉयमेंट को डिफाइन करने का, अब यहाँ पे क्या क्या टाइप होते हैं। देखो, सबसे पहले होता है यूजुअल स्टेटस। क्या होता है सबसे पहले? यूजुअल स्टेटस। आखिर यूजुअल स्टेटस में क्या होता है? यहाँ पे हमने देखा कि रेफरेंस पीरियड के लिए हम लोग 365 डेज में 182 डेज लेके चल रहे हैं, आधा लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ये चेक होता है कि क्या जो इंडिविजुअल है वो 182 डेज से ज्यादा दिन लेबर फोर्स में था या नहीं था। क्या बात हो रहा है? 182 डेज से ज्यादा लेबर फोर्स में था या नहीं था। देखो, लेबर फोर्स का मतलब जानते हो ना, कि क्या चीज होता है, कि वो काम कर रहा था या फिर काम खोज रहा था। यहाँ पे दोनों चीज आ जाता है। ठीक है, सिर्फ ये मत सोचना कि काम में था या नहीं था। लेबर फोर्स का मतलब क्या है? या तो वर्किंग है या फिर एक्टिवली सीकिंग, दोनों आते हैं। ठीक है, तो अगर देखो 182 से 82 डेज से ज्यादा लेबर फोर्स में था, तो ये आदमी क्या होगा? यूजुअल स्टेटस में आएगा। ठीक है, अगर वो 182 डेज से ज्यादा लेबर फोर्स में था तो ये यूजुअल स्टेटस में आ जाएगा। और अगर नहीं था तो वो यूजुअल स्टेटस से बाहर चले जाएगा। कहाँ चले जाएगा? इफ नॉट देन आउटसाइड, आउटसाइड लेबर फोर्स। सॉरी, आउटसाइड यूजुअल स्टेटस, नॉट लेबर फोर्स, यूजुअल स्टेटस। चलो, ये तो था यूजुअल स्टेटस। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आता है एक प्रिंसिपल स्टेटस। अभी देखो, सब समझाएंगे आपको, बहुत अच्छे से समझाएंगे ताकि कभी भूलो ही नहीं। 182 डेज का कॉन्सेप्ट क्या था, सबसे पहले तो ये समझ गए। अब फिर हम ये देखें कि आखिर यूजुअल स्टेटस क्या होता है। ठीक है,
कि क्या वो पिछले साल में 182 डेज से ज्यादा लेबर फोर्स में था या नहीं था। अगर था तो यूजुअल स्टेटस में आता है, और अगर नहीं था तो फिर यूजुअल स्टेटस से बाहर आता है। अभी स्टेटस के बारे में भी पता चलेगा। इसके बाद आता है प्रिंसिपल स्टेटस। अभी देखो प्रिंसिपल स्टेटस क्या होता है। देखो प्रिंसिपल स्टेटस में हम ये देखते हैं कि देखो जो भी इंसान है, कोई भी इंसान, कोई भी इंडिविजुअल पिछले साल 182 डेज से ज्यादा, ठीक है, काम कर रहा था या नहीं कर रहा था। ठीक है, अगर वो काम कर रहा था 182 डेज से ज्यादा, तो उसको हम लोग क्या मान के चलते हैं, उसको मान के चलते हैं हम लोग एम्प्लॉयड। ठीक है, और ये जो एम्प्लॉयड है, ये उसका क्या होता है, प्रिंसिपल स्टेटस बन जाता है, कि मतलब वो इंसान एम्प्लॉयड था, और जो भी वो काम कर रहा था हम उसको क्या बोल देते हैं, उसका मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। ठीक है, कि वो वहां से पैसा कमा के अपना खर्चा कर रहा है। एक ये, और क्या है, एंड फिर इसके साथ आता है दूसरा, सब्सिडियरी। सब्सिडियरी स्टेटस, ये क्या होता है सर। देखो सब्सिडियरी स्टेटस क्या होता है, अगर कोई इंसान, ठीक है, 182 डेज से ज्यादा क्या है, अनएम्प्लॉयड है। 182 डेज से ज्यादा क्या है, अनएम्प्लॉयड है। अभी 182 दिन से ज्यादा वो अनएम्प्लॉयड रहा है, लेकिन टोटल जो 365 डेज है, इसमें कम से कम मिनिमम, इसमें मिनिमम 30 डेज एम्प्लॉयड है। ठीक है, मिनिमम क्या है, 30 डेज एम्प्लॉयड है। तो क्या है, उसका जो स्टेटस है ना, उसका जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है, वो क्या होता है, वो होता है सब्सिडियरी स्टेटस। ठीक है, वो पूरी तरह से एम्प्लॉयड नहीं है, वो सब्सिडियरी स्टेटस में है। और ये जो चीज है ना, ये आपको बहुत कॉमनली देखने को मिलेगा रूरल इंडिया में, या तो इनफॉर्मल, रूरल इंडिया, और इनफॉर्मल सेक्टर में। अब इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होता है सर, देखो एग्जाम, देखो इनफॉर्मल सेक्टर में देखोगे ना, तो आप एग्जाम्पल में लोगे, तो जो सीजनल वर्कर होते हैं, कौन, सीजनल वर्कर। और सर इसके अलावा आप ले सकते हो कि ऐसा इंसान जो कि कोई भी काम करता हो, ठीक है, मजदूरी से लेके आप नाला साफ करने वाला, ड्रेन क्लीनर, वॉशरूम क्लीनर, जो भी ले सकते हो, ये सारे लोग जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं। इनफॉर्मल, जिसकी कोई सैलरी फिक्स नहीं है, ठीक है, जिसका नंबर ऑफ डेज काम करने का फिक्स नहीं है, हम उन सब के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वो लोग, अभी देखो इस तरह के लोगों को हम लोग क्या बोल देते हैं, इन लोगों को सब्सिडियरी स्टेटस दे देते हैं। ठीक है, तो आप यहां से एक चीज समझने का ट्राई करो। ठीक है, कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, और हम इस एग्जाम्पल में क्या बात कर रहे हैं, कोई एक इंसान है, ठीक है, कोई एक पर्सन है जो कि लेबर फोर्स में था, लेबर फोर्स में था फॉर 200 डेज। ठीक है, 200 दिन वो लेबर फोर्स में रहा है। अब यहां से समझो कि अगर उसने टोटल 200 दिन हो रहा है, तो इस 200 दिन में हम क्या देखेंगे, अगर वो 101, मतलब कि 200 का आधा, 100 से ज्यादा, एक दिन भी ज्यादा अगर वो काम किया है, ठीक है, तो ये कहाँ आ जाएगा, ये प्रिंसिपल स्टेटस में आ जाएगा। ठीक है, अगर वो मिनिमम 30 डेज, सपोज हम ले लेते हैं 35 डेज, ठीक है, तो मिनिमम 30 डेज का क्राइटेरिया भी वो पूरा कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये सब्सिडियरी स्टेटस में आ जाता है। ठीक है, और अगर उसने 15 डेज ही काम किया है, ठीक है, तो ये क्या है, अनएम्प्लॉयड है। और क्यों अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि ये 30 दिन से भी कम काम कर रहा है। ठीक है,
तो ये चीज आपको एग्जाम्पल के लिए सिखाई गई, बताया गया था कि टोटल 200 दिन ही है, सपोज मान के चलो कि इतना दिन का ही लेबर फोर्स का उसका टाइम पीरियड रहा है, एंड इस दिन में वो क्या है 100 से ज्यादा दिन 101 दिन काम किया है, तो वो प्रिंसिपल स्टेटस में आ जाएगा। अगर वो 35 डेज मतलब कि मिनिमम 30 दिन वाला जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट किया है, सब्सिडी स्टेटस में आ जाएगा। और अगर वो सिर्फ 15 दिन ही काम किया तो वो अनएम्प्लॉयड है। तो यहाँ से क्या होता है ना कि हम 3 तरह का स्टेटस देखें, क्या-क्या देखें? एक देखें यूजुअल स्टेटस, प्राइमरी स्टेटस एंड सब्सिडियरी स्टेटस, ठीक है? तो अब सॉरी एक चीज़ मैंने एमपीएस 2 और 3, अभी इन तीनों को हम अगर एक साथ मिला के देखें, तो आपको क्या याद रखना है यहाँ पे? एग्ज़ाम के लिए जो आपको याद रखना है, आपको यहाँ पे याद रखना है यूजुअल स्टेटस जो है ना, वो क्या होता है? वो बेसिकली प्रिंसिपल स्टेटस प्लस सब्सिडियरी स्टेटस, इन दोनों को ऐड करके निकलता है, ठीक है? तभी तो हम 182 डेज तक पहुंचते हैं। चलो ये अगर आपको क्लियर हो गया तो आपको एक बेसिक जो मेथड होता है ना कि कैसे हम लोग एम्प्लॉयमेंट को बेसिकली डिफाइन करते हैं, वो चीज आपको समझ में आ गया है, ठीक है? कि कैसे हम पता करते हैं कि कोई भी इंसान अनएम्प्लॉयड है या फिर कोई भी इंसान एम्प्लॉयड है। क्लियर है? ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये जो हम लोग अभी देखे ना कि मेथड कैसे क्या मेथड यूज़ करते हैं। इस मेथड में क्या होता है ना, ये बेसिकली क्या होता है कि हमें हेडलाइन इन अनएम्प्लॉयमेंट निकालने के लिए हेल्प करता है, ठीक है? ये क्या करता है, इंडिया में हेडलाइन अनएम्प्लॉयमेंट मेज़र करता है, ठीक है? और एक चीज़ आपको यहाँ पे ये भी समझना होगा कि अगर ये तीनों मेथड हम यूज़ नहीं करेंगे, तो हम क्लियरली ये नहीं बता पाएँगे कि कौन-सा इंसान एम्प्लॉयड है, कौन-सा इंसान अनएम्प्लॉयड है, कौन-सा इंसान सब्सिडियरी स्टेटस में आता है, कौन-सा इंसान प्राइमरी स्टेटस में आता है, ठीक है? इसीलिए ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? यहाँ तक तो ठीक था, ठीक है? अभी तक तो हम स्टेटस बात कर रहे थे, ये तो था कि आप एनुअली चेक कर रहे हो, ठीक है? क्या कर रहे हो? आपने टोटल 365 डेज़ का रखा, उसमें से हाफ किया और वो चेक कर रहे थे। लेकिन अगर आप मंथली चेक करोगे, अगर आप वीकली चेक करोगे, तो कैसे करोगे? ठीक है? तो हम लोग मंथली नहीं करते, हम लोग ना वीकली वाला देख लेते हैं, ठीक है? हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रेफरेंस पीरियड 7 डेज़ का ले रहे हैं। वहाँ पे रेफरेंस पीरियड कितने का था? 365 डेज़ का। तो आप देखो यहाँ पे कि आप यहाँ पे अगर रेफरेंस पीरियड 7 डेज़ का लोगे, तो यहाँ पे पहला आएगा करंट वीकली स्टेटस, ठीक है? यहाँ पे क्या होता है, आप लास्ट 7 डेज़ का लिखते हो और इसमें आप देखते हो कि अगर उसने 1 घंटा भी काम किया है लास्ट 7 डेज़ में, अगर उसने 1 घंटा भी काम किया है, तो वो क्या है? वो एम्प्लॉयड है। और अगर उसने 1 घंटा भी काम नहीं किया, तो वो अनएम्प्लॉयड है। ठीक है? और ये चीज़ आप क्या देख रहे हो? ये वीकली में देख रहे हो कि आप वीकली स्टेटस जब चेक करते हो, तो आपको ये पता चलता है कि अगर वो इंसान लास्ट 7 डेज़ में 1 घंटा भी काम कर पाया, तो हम उसको एम्प्लॉयड मान लेते हैं। और अगर वो 1 घंटा भी काम नहीं कर पाया, तो हम इसको अनएम्प्लॉयड मान लेते हैं। और आप जो करंट वीकली स्टेटस देखते हो ना, इसमें क्या है ना, हम लोग यहाँ पे मेजॉरिटी का जो टाइम लेते थे ना कि उस टाइम पे क्या कर रहे थे हम लोग, इसका हाफ कर दे रहे थे, उसके बाद चेक कर रहे थे कि मेजॉरिटी ऑफ टाइम है। लेकिन हम जब वीकली स्टेटस का चेक करते हैं, तो हम मेजॉरिटी वाला टाइम क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं लेते हैं। हम यहाँ पे मिनिमम ले लेते हैं 1 घंटा। और यहाँ पे क्या है ना, ये जो वीकली स्टेटस है, ये क्या होता है ना, सीज़नल अनएम्प्लॉयमेंट जब हम चेक करते हैं, उस टाइम पे यूज़ करते हैं। सीज़नल अनएम्प्लॉयमेंट जब चेक करते हैं या फिर हम शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन चेक करते हैं, तो उस समय इसका यूज़ करते हैं, ठीक है? इसके अलावा क्या है सर? इसके अलावा भी मेथड है, इसके अलावा मेथड होता है एक और,
ये होता है करंट डेली स्टेटस, मतलब है CDS। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, हम हर दिन को हाफ डे में डिवाइड करके मेजर करते हैं। हम एक दिन को डिवाइड कर देते हैं 2 से और फिर मेजर करते हैं, और फिर हम उसमें क्या देखते हैं, हम उसमें देखते हैं कि क्या वो इंसान मिनिमम 4 घंटा या फिर मोर देन 4 घंटा, ठीक है, सॉरी मिनिमम, या तो वो 4 घंटा या तो 4 घंटा से ज्यादा अगर काम करता है तो हम इसको बोलते हैं फुल्ली एम्प्लॉयड। ठीक है, या फिर वो 1 घंटा से 4 घंटा के बीच अगर काम करता है, ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं, आवरली निकाल रहे हैं। ठीक है, हम घंटे के बाइस निकाल रहे हैं। अगर वो 1 घंटा से 4 घंटा के बीच में कितना भी देर काम किया हो तो हम इसको बोलते हैं हाफ एम्प्लॉयड। ठीक है, और अगर उसने 1 घंटा से भी कम काम किया है तो उसको हम बोल देते हैं अनएम्प्लॉयड। देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे चेक कर रहे हैं। और ये 4 घंटा का क्राइटेरिया ही क्यों नहीं है, क्योंकि आप देखोगे कि वर्किंग आवर जो होता है ना वो 8 आवर्स का होता है ज्यादातर कंट्री में। 8 घंटे से ज्यादा लोगों को काम नहीं करना पड़ता है। एक नॉर्मल टीचर भी जो होता है ना, अगर 10 बजे स्कूल खुल रही है, 10 बजे आता है, तो वो वापस कब तक आता है, वो देखोगे 4 बजे तक काम करता है। तो वहां पे भी आप देखोगे वो 6 घंटा ही काम कर रहा है। लेकिन इन्फॉर्मल सेक्टर में लोगों से 8 घंटे काम करवाया ही जाता है मिनिमम। मैक्सिमम तो आप देखोगे इंडस्ट्रीज में जाकर बहुत सारे वहाँ 12-12 घंटे काम करवा रहे हैं। सुबह 9 बजे बुला के रात के 9 बजे तक काम करवाते हैं। ये एक्सप्लॉइटेशन है वैसे तो, बट एवरेज जो टाइम देखा जाता है 8 आवर्स का, एंड इसीलिए हम उसका आधा करके देख रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली मेथड था जिससे हम लोग ये चेक कर रहे थे कि आखिर कैसे हम ये डिफाइन कर सके कोई इंसान एम्प्लॉयड है या कोई इंसान अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, अभी देखो ये तीनों मेथड से हमने यूज कर लिया। अब यहाँ पे एक चीज समझो, क्या होता है ना कि अंडर एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ हम देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। ये सारी चीजों को अगर कैप्चर करना हो तो उसके लिए इन सारे मेथड का यूज करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, लेकिन एक बात आप और ये जानो कि यहाँ पे जो भी मेथड हमने देखा ना, उनमें से कुछ कुछ मेथड सिर्फ गवर्नमेंट ही यूज करती है, लेकिन कुछ कुछ मेथड प्राइवेट एंटिटी भी यूज करते हैं, प्राइवेट एजेंसी भी यूज करते हैं। तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, CDS, CWS एंड यूजुअल स्टेटस, ये 3 मेथड है, और इन 3 मेथड को आप इस तरह से यहाँ पे दिखाते हो। ठीक है, अभी देखो हमने ये जो पढ़ा, हमने अनएम्प्लॉयमेंट रेट का पैटर्न जो देखा, ठीक है, सबसे कम दिन CDS में क्या करते हैं हम, 1 दिन का देखते हैं। इसमें कितना करते का देखते हैं, 7 डेज का देखते हैं। और इसमें हम एनुअली देखते हैं, 365 डेज को रेफरेंस लेके। ठीक है, तो डे वाइज ये डिवीजन है। ठीक है, तो बेसिकली ये पैटर्न हम लोगों ने देखा कि 3 मेथड यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, और इन तीनों मेथड का हमने चेक करके एक एक करके देखा कि क्या क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं तीनों मेथड में। अब देखो ये तो था कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। अब जब बात आती है अनएम्प्लॉयमेंट की, ठीक है, तो आखिर अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप क्या होते हैं ये भी जानना होता है। ठीक है, तो हम लोग आज टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी समझ जाते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप क्या होते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, अपने बुक्स में पढ़ा होगा, देखा होगा। और ये जो जितना ये टेक्निकल चीजें बताई गई ना, ये टेक्निकल चीजें इसलिए बताई गई क्योंकि स्टेटमेंट में आजकल ऐसे चीजों का यूज किया जा रहा है। अब कोई इंसान कैसे वो आंसर कर सके, तो इसीलिए इस तरह से जानना बहुत जरूरी। अब इससे डीप तो यूपीएससी नहीं जाए। अगर आप इतना करके जाते हो तो आप आंसर कर लोगे इजीली। ठीक है, अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में। आखिर अनएम्प्लॉयमेंट के क्या क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो देखो हम जब टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे बेसिस भी देखेंगे कि किस बेसिस पे डिवीजन किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला है ऑन टाइम बेसिस। ऑन टाइम बेसिस, ठीक है, कि टाइम पे के बेसिस पे आखिर अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे डिवाइड किया गया। तो इसमें आता है पहला स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट।
तो सर ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? देखो, जब इकोनॉमी का स्ट्रक्चर बदलता है, क्या हो रहा है? जब इकोनॉमी का स्ट्रक्चर टाइम के साथ इकोनॉमी का स्ट्रक्चर बदलता है ना, पहले वो लेबर इंटेंसिव थी, आज के टाइम पे कैपिटल इंटेंसिव हो गए। ठीक है, जब इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो वर्कर्स होते हैं ना, उनकी स्किल क्या हो रही है? उनकी स्किल चेंज नहीं हो रही है। उनकी स्किल चेंज नहीं हो रही है। तो क्या होता है, जब इकोनॉमी अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है एंड वर्कर अपना स्किल को चेंज नहीं कर पाते, तो क्या होता है, इकोनॉमी और स्किल इन दोनों का मिसमैच हो जाता है। एंड इसके कारण क्या होता है, पहले वाले वर्कर अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, इनको काम से हटा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जॉब अभी भी अवेलेबल है, बट स्किल वर्कर अवेलेबल नहीं है, या तो जो पहले काम कर रहे थे उनमें वो स्किल नहीं है। ठीक है, और इसीलिए स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट आता है। गॉट इट? अब देखो, जब हम ये बात कर रहे हैं, इस तरह की चीजों को कर रहे हैं, तो आखिर प्रॉब्लम क्या है? इसीलिए आप देखोगे ये जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, ये लॉन्ग टर्म होता है। ये क्या होता है? लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ठीक है, और इसीलिए देखोगे कि इकोनॉमी ग्रो करेगी, लेकिन ग्रोथ के बाद भी क्या होगा, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होती है। और ग्रोथ के बाद भी क्या होता है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता ही जाता है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज होता जा रहा है, लेकिन वर्कर उस तरह से स्किल को अडेप्ट नहीं कर पा रहे। आज के टाइम पे एग्जांपल ले लो, देखो आज के टाइम पे एआई का टाइम आ गया। ठीक है, जो भी कॉर्पोरेट एम्प्लॉय था, आज देखते होंगे गूगल ने इतने एम्प्लॉय को हटा दिया, टाटा ने इतने एम्प्लॉय को हटा दिया। ये न्यूज आता है, क्यों आता है? क्योंकि उनका जो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है ना, वो चेंज हो चुका है, बट जो वर्कर्स हैं उनके स्किल अभी भी सेम है, वो अपने स्किल को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो हटा दिया जाता है उनको। लेकिन अगर वो भी अपने स्किल को अपडेट करते रहे साथ में, तो शायद उनको नहीं हटाया जाए। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि हम लोग जब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं ये लॉन्ग टर्म भी होता है, और यहाँ पे ग्रोथ के साथ साथ भी एम्प्लॉयमेंट जो है वहाँ पे जनरेट नहीं हो रहा होता है, और उल्टा क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। ठीक है, एक तो ये था टाइम के बेसिस पे, और क्योंकि ये क्या हो रहा है, टाइम के साथ हो रहा है, एक बात ये देखना, टाइम में चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, और टाइम में चेंज होने के कारण क्या हो रहा है, इकोनॉमी चेंज हो रहा है, इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। अब देखो, अब हम लोग देखते हैं दूसरा, क्या है ये, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। सर ये क्या होता है, ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? देखो, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब ये होता है कि देखो, ये ना बिजनेस साइकिल के ऊपर चलता है। बिजनेस साइकिल क्या होता है, आप जानते हो बिजनेस साइकिल में क्या होता है, कभी कभी बूम पीरियड होता है। ठीक है, और ये फिर नीचे एक बार डाउन होता है, और फिर ये वापस से चलता है। ठीक है, ये कभी रिसेशन में चले जाता है, ये कभी बूम में होता है। ठीक है, ये इकोनॉमी कभी किसी भी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, और कभी किसी का बिजनेस बहुत खराब चल रहा है। ठीक है, और ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है, जब डिमांड कम होता है तो सप्लाई भी क्या होता है, धीरे धीरे करके कम होने लगता है। और जब डिमांड कम होने के कारण सप्लाई कम होता है, आउटपुट का प्रोडक्शन कम होता है, तो वर्कर्स को ले ऑफ कर दिया जाता है। ठीक है, और जब वर्कर को ले ऑफ किया जाएगा, तो क्या देखने को मिलता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगता है। लेकिन क्या है, ये साइक्लिकल है, मतलब टाइम यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, कि इस तरह के जो अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं वो बेसिकली टेम्पररी होते हैं। अब सोचो, वापस से जब डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा, सप्लाई को भी बढ़ाना पड़ेगा, और सप्लाई को बढ़ाना होगा तो क्या होगा, फिर वर्कर चाहिए। ठीक है, वापस से इनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, ये वापस से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, ये फिर से एम्प्लॉय बन जाएंगे।
तो यहाँ पे क्या होता है, ये टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट होता है और जैसे ही बिजनेस साइकिल में रिकवरी होती है, इसके साथ-साथ इस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट भी खत्म हो जाता है। सिंपल। चलो, इसके बाद हम तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है सर? यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है? देखो, डिप्रेशन या रिसेशन के टाइम पे हम क्या देखते हैं कि ये नीचे आ जाता है। इस चीज़ को समझ गए। अब हम देख रहे हैं तीसरा, ये होता है फ्रिक्शनल फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। देखो, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है? हमने पढ़ा है, ठीक है? हम लोग हर साल पढ़ते हैं एग्ज़ाम के पहले। ये भी एक तरह का टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट है। अब ये टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट कैसे है? देखो, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है? जब कोई भी इंसान, जब कोई भी पर्सन क्या करता है? जॉब चेंज करता है और फिर जॉब चेंज करके वो वापस से ढूँढना स्टार्ट करता है, सीकिंग अदर जॉब, ठीक है? फिर वो दूसरा जॉब जब खोजता है, इस टाइम पीरियड में क्या होता है? गैप होता है और इसी गैप के कारण ये अनएम्प्लॉयमेंट आता है। और ये जो गैप है, ये क्यों आ रहा है? क्योंकि आप जैसे ही जॉब छोड़ते हो, आपको तुरंत पता थोड़ी चलता है कि कहाँ पे और वैकेंसी है। आप पहले खोजना स्टार्ट करते हो, फिर आपको पता चलता है। तो यहाँ पे ये जो गैप है, ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन के कारण आ रहा है और टाइम के कारण आ रहा है, ठीक है? तो 2 रीज़न है इस गैप का, ठीक है? और इसी के कारण इस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा है। ऐसा नहीं है इस टाइम पे इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट है। इस टाइम पे लोग खुद से जॉब चेंज करने के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं। तो इकोनॉमी में अभी भी एम्प्लॉयमेंट होगी और जब इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट में होती है ना, तब भी ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है? चलो, तो ये था फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है? अभी देखो, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में अगर एग्ज़ाम्पल देखोगे आप, तो आपको पता चलेगा कि इसमें उस तरह के लोग होते हैं, जैसे कि जो अभी-अभी ग्रेजुएट हुए हैं, ठीक है? वो क्या करते हैं, जब ग्रेजुएट होते हैं, कोई जॉब जॉइन करते हैं, मन नहीं लगता, फिर सोचते हैं ये जॉब नहीं करना है, फिर दूसरा जॉब के चक्कर में चले जाते हैं, ठीक है? सिटीज़ चेंज करने के चक्कर में, जॉब चेंज करने के चक्कर में इस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट दिखता है। ये शॉर्ट टर्म होता है, टेम्परेरी होता है, ठीक है? अब देखो, अब हमें जब ये पता चल जाता है, तो फिर हम फोर्थ देखते हैं और ये क्या होगा? ये होगा सीज़नल सीज़नल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर ये सीज़नल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? देखो, सीज़नल अनएम्प्लॉयमेंट इसीलिए होता है क्योंकि सीज़नल बेस्ड जो एक्टिविटीज़ होती है, उसके कारण से इस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, ठीक है? अभी क्या होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर ही देख लो आप, ठीक है? जैसे कि टूरिज़्म ही देख लो। अभी आप टूरिज़्म का एग्ज़ाम्पल ज़्यादा बेटर लगेगा, आज के टाइम पे लोगों को ज़्यादा समझ में आया, हर कोई फ्री देने के बाद घूमने निकल जाता है। अभी समझ तो ये, देखो अगर आप देखोगे केदारनाथ, ठीक है? जो भी इस प्री के बाद केदारनाथ का ट्रिप लगाना चाहता है, उनको मैं बता दूँ कि जब आप केदारनाथ ट्रिप के बारे में सोचते हो, आप क्या देखते हो कि यहाँ पे समर्स में ये स्टार्ट होता है, अप्रैल के टाइम पे यहाँ पे गेट खुल जाता है और फिर दर्शन स्टार्ट हो जाता है और अप्रैल से लेके अक्टूबर-नवंबर तक ये चलता है एंड इसके बाद ठंड बढ़ जाने के कारण, विंटर के कारण क्या होता है, वहाँ पे बर्फ बहुत जम जाती है, इसके कारण ये फिर से गेट बंद हो जाता है कुछ महीनों के लिए, ठीक है? एंड उसके बाद वापस से खुलता है। अब ये देखो जो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब तक ये वाला ट्रैक चल रहा है, ठीक है? जब तक गेट खुला हुआ है, तो टूरिज़्म यहाँ पे होता है, ठीक है? टूरिज़्म यहाँ पे होता है, लोगों को काम मिलता है, जॉब मिलता है, ठीक है? जो रेस्टोरेंट वाले होंगे, रेस्टोरेंट खोल रहे होंगे, जो होटल वाले होंगे, होटल खोल के बैठे होंगे, जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं, वो अपना दुकान खोल के बैठे हैं। लेकिन जब गेट बंद हो जाता है केदारनाथ का, ठीक है? व्हेन गेट्स ओपन एंड व्हेन गेट्स क्लोज्ड, देखो, ये जो गेट क्लोज़ होता है, सीज़न के कारण हो रहा है, ठीक है? जब गेट क्लोज़ होता है, सब अपने-अपने घर चले जाते हैं। इस टाइम पे यहाँ कोई नहीं रहता है और उतने टाइम के लिए ये लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं और वापस से गेट खुलता है, ये लोग फिर से आगे काम करना स्टार्ट कर देते हैं।
और ये चीज आपको कहाँ पता चलेगा? ये कैप्चर करने के लिए आप कौन सा मेथड यूज करते हो? CWS। ठीक है, CWS मेथड हम लोगों ने क्या देखा था? दिमाग लगाओ, थोड़ा दौड़ाओ दिमाग को। CWS मेथड का क्या था? करंट वीकली स्टेटस के बारे में चेक करके बताया जाता है। ठीक है, वहां से ये चीजों के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो ये थे हमारे एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के कुछ कुछ टाइप्स, जिसमें हम लोगों ने 4 टाइप देखे। क्या क्या देखा? हमने देखा बेसिकली स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, हमने देखा साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, हमने देखा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, और हमने देखा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब क्या है, अब हम लोग देखते हैं कि आखिर अनएम्प्लॉयमेंट में बेसिकली थियरी क्या बोलती है। ठीक है, ये चीज जरूरी है प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। कहीं कहीं पे इस तरह से थियरी के बेसिस पे पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, थ्योरेटिकल व्यूज देखेंगे ऑन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्योंकि ये थियरी बहुत पसंद, देखो हम इसको बहुत डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि प्रीलिम्स के लिए डिटेल की जरूरत नहीं है। हम पहले देखेंगे क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल थियरी। अभी ये क्लासिकल थियरी क्या होता है? देखो, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो लोग क्या मानते थे, उसी के बेसिस पे ये क्लासिकल थियरी बेस्ड है। उनको लगता था इकोनॉमी सेल्फ एडजस्टिंग होती है। ठीक है, वो खुद ही डिमांड सप्लाई के चक्कर में अपने आप को एडजस्ट करती रहती है, और उसी तरह से लेबर भी मार्केट में ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और फिर जब टाइम आता है रिसेशन का, उस टाइम पे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो ये उस साइकिल पे बिलीव करते थे, और इन्हें लगता था कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो मेन रीजन है वो क्या होता था? वेज रिजिडिटी। ठीक है, उन्हें लगता था अगर वेजेस फ्लेक्सिबल होती, ठीक है, तो शायद डिप्रेशन के टाइम पे भी उनका वेज को कम करके लोग उनको काम से नहीं निकालते। ठीक है, और क्या होता? लेबर का डिमांड बढ़ता, और लेबर वापस से फुल एम्प्लॉयमेंट में पहुंच जाता। ठीक है, और फुल एम्प्लॉयमेंट स्टेज रिस्टोर कर दिया जाता। ठीक है, तो ये क्लासिकल व्यू है, यहाँ पे ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्लासिकल व्यू में वो लोग ये मानते हैं कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी नहीं होता है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन अननेसेसरी होता है, मार्केट पे छोड़ देना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट डोमिनेट करता है, लोग अपनी मर्जी से भी छोड़ देते हैं काम। ये क्लासिकल थियरी। ठीक है, इसके बाद दूसरा थियरी आता है केनेशियन थियरी। थियरी, ये जो केनेशियन थियरी है ये क्या बोलता है? ठीक है, देखो केनेशियन बेसिकली क्लासिकल के जो व्यूज होते हैं ना उसको चैलेंज करता है। वो जो व्यूज दे रहे हैं कि वेज रिजिडिटी के कारण आ रहा है, उस चीज को चैलेंज करने के लिए आते हैं। और इनका ये मानना होता है कि प्रॉब्लम वेजेस की नहीं है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम एग्रीगेट डिमांड की है। क्या है प्रॉब्लम? एग्रीगेट डिमांड की। और एग्रीगेट डिमांड की कमी की वजह से क्या होता है कि हम यहाँ पे देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है। डिमांड जब कम होते हैं, डिमांड जब कम होते हैं तो क्या होता है? फर्म अपना प्रोडक्शन को कम कर देती है, एंड प्रोडक्शन कम लगेगा तो वर्कर्स भी क्या हो गए? कम चाहिए। इसीलिए जो पहले से होते हैं उनको हटा दिया जाता है, कम वर्कर में काम चल रहा होता है। इसीलिए इकोनॉमी जब फुल एम्प्लॉयमेंट से नीचे अटक जाती है तो उस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, कम वर्कर चाहिए होती है। और उस टाइम पीरियड में क्या होता है, कमीशन थ्योरी का मानना है कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी हो जाता है। ठीक है, और उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी प्लस फिस्कल पॉलिसी, ये दोनों जरूरी है उनके वर्कर के इंटरेस्ट को सेव करने के लिए। और यही रीजन होता है यहाँ पे मिनिमम वेजेस का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, और इसीलिए मिनिमम वेजेस का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे देखते हैं। और ये जो मिनिमम वेजेस है इसी थियरी पे डिपेंडेंट होता है क्लिशियन थियरी। क्लियर है? अब चलो, ये तो था बेसिकली दो थियरी अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, कि आखिर वो लोग कैसे सोचते हैं। ठीक है, अब देखो अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक्स का क्या डायनेमिक्स है,
ये समझो, क्योंकि जब देखोगे इन्फ्लेशन से रिलेटेड या फिर अदर कोई भी क्वेश्चन आता है, उसमें जो स्टेटमेंट होता है, वहाँ पे जब अनएम्प्लॉयमेंट को इकोनॉमी से जोड़ा जाता है, तो हम लोग थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ होते हैं। हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ, बिज़नेस साइकिल, एम्प्लॉयमेंट का क्या रिलेशन, इन सब में बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं, तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, इसीलिए हम इस चीज़ को आज देख रहे हैं। अभी देखो, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक्स को समझ रहे हैं, ठीक है? अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? क्या स्टैटिक चीज़ होती है? नहीं, हम लोगों ने देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली स्टैटिक नहीं होती है। वो इकोनॉमी के साथ कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा? हमें समझना पड़ेगा बिज़नेस साइकिल। अब बिज़नेस साइकिल क्या होता है? देखो, बिज़नेस साइकिल और एम्प्लॉयमेंट, हम यहाँ पे पहले इन दोनों को देख रहे हैं, बिज़नेस साइकिल एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है? एक-एक करके। देखो, जब इकोनॉमी एक्सपेंशन के फेज़ में होती है, ठीक है? आप एक-एक वर्ड को बढ़िया से समझो। क्या होगा कि जब इकोनॉमी एक्सपेंशन के फेज़ में होती है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे डिमांड बढ़ता है। यहाँ पे क्या होता है? प्रोडक्शन बढ़ जाता है, सप्लाई लिखते हैं हम। प्रोडक्शन बढ़ता है, ठीक है? प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा? वर्कर्स ज़्यादा हायर होंगे। डी का मतलब डिमांड, एस का मतलब सप्लाई, डब्ल्यू का मतलब वर्कर, ठीक है? कन्फ्यूज़ नहीं होना। डिमांड बढ़ता है, सप्लाई बढ़ती है, वर्कर बढ़ जाता है। और इस फेज़ में हमें क्या देखने को मिलता है? इस फेज़ में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, ठीक है? अभी देखो, जब इकोनॉमी पीक पर होती है, ठीक है? एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर होती है, तो क्या होता है? हमारा आउटपुट एकदम मैक्सिमम लेवल के आस-पास पहुँच जाता है और इकोनॉमी एकदम फुल एम्प्लॉयमेंट पे होती है, ठीक है? इस समय क्या होता है? आउटपुट हमारा एकदम हाईएस्ट होता है, ठीक है? और यहीं पे क्या होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, क्लियर? अब देखो तीसरा, साइकिल पे बात हो रहा है ना यहाँ पे। जब इकोनॉमी क्या होता है? रिसेशन में होती है। जब हमारा इकोनॉमी रिसेशन में आ जाएगा, तो क्या होता है? डिमांड हमारा कम हो जाता है, इसी कारण से सप्लाई भी कम हो जाता है, फर्म कम प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है और वर्कर्स की डिमांड भी घट जाती है। और इस टाइम पे क्या देखने को मिलता है? इस टाइम पे हमें साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता हुआ दिखता है, ठीक है? हमारा क्या होता है? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगता है और हम ये देख रहे हैं कि इकोनॉमी क्या इस टाइम पे लोएस्ट पॉइंट पर होती है और यहाँ पे क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट हमारा एकदम मैक्सिमम पर होता है। लेकिन जब वापस रिकवरी की बात आती है, तो रिकवरी फेज़ में क्या होता है? फिर से डिमांड बढ़ना स्टार्ट होता है, सप्लाई बढ़ना स्टार्ट होता है और वर्कर्स को फिर से जॉब मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो हमने क्या देखा, जब हम बिज़नेस साइकिल और एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है, वो काउंटर साइक्लिकल होता है। क्या है? अगर अभी इन इन दोनों का रिलेशन देख रहे थे एंड इससे हम क्या कर रहे हैं? इससे हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट के रिलेशन को चेक कर रहे हैं। तो हमें इस थ्योरी से क्या पता चला कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो क्या है? यहाँ पे हमें क्या दिखता है कि जब हमारा आउटपुट कम होता है, तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। जब हमारा आउटपुट बढ़ता है, तो हम क्या देखते हैं? हमारा अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है। क्लियर है? और ये बेसिकली क्या है ना कि हमने ये जो रूल देखा, ये कहाँ देखा? ये बिज़नेस के साइकिल पे देखा और बिज़नेस साइकिल में क्या होता है? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात होती है, यहाँ देखो, ठीक है? तो क्या यही सेम चीज़ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट पे अप्लाई होगा? सोच के देखो, तो आपको पता चलेगा कि ये सेम चीज़ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट पर अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है,
वो स्किल के मिसमैच के कारण हो रहा है, डिमांड से नहीं हो रहा। ठीक है? तो इसीलिए क्या होता है कि आप इन सब चीज़ों को भी बहुत अच्छे से ध्यान में रखो। ठीक है? अभी देखो, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में ये जब चेक करते हैं, तो हम लोगों को ना आजकल देखोगे कि सेप, जो ग्राफ पे सेप दिखता है ना, उसके बारे में बात होता है कि उसका रिकवरी सेप और एम्प्लॉयमेंट का आखिर इम्पैक्ट क्या है। ठीक है? अभी रिकवरी सेप क्या होता है? यहाँ पे रिकवरी सेप के बारे में अक्सर हम नहीं जानते हैं। देखो, आपको यहाँ पे हर एक चीज़ को समझना है कि रिकवरी सेप क्या होता है। आपको हर एक रिकवरी के बारे में जानना होगा। ठीक है? चलो, हम लोग रिकवरी सेप के बारे में भी देखते हैं। ठीक है? और उसमें आखिर चेंजेस कैसे-कैसे होते हैं, इसके बारे में भी देखते हैं। ठीक है? देखो, सबसे पहले जो रिकवरी शेप होती है, रिकवरी शेप एंड एम्प्लॉयमेंट। तो चलो, एक बार पहले हम सारे रिकवरी शेप बना देते हैं ताकि आपको पता रहे। ठीक है? तो नंबर 1, ठीक है? जैसे ये मेरा ग्राफ है। ठीक है? यहाँ से मेरा ये जा रहा है, अचानक से डिप आता है और फिर ये बढ़ता है और फिर ये स्टार्ट हो जाता है। ठीक है? फिर हम दूसरा बना देते हैं। ठीक है? अभी देखो, यहाँ पे क्या है, ये मेरा ग्राफ है, ये मेरा जीडीपी चल रहा था। ठीक है? और ये बढ़ता है, फिर ये ऐसे करके डिप होता है और ये ऐसे करके फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है? एक और हम बना देते हैं। सबका आप ही नाम खुद से बता दोगे कि शेप क्या है। ठीक है? चलो, एक और बनाते हैं हम। अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे रिकवरी हो रहा है। ठीक है? और देखो, हम रिकवरी की बात कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे बढ़ाएँगे नहीं आउटपुट, जो पहले से चल रहा था वहीं पे आके रुक रहा है। ठीक है? इस चीज़ का भी थोड़ा-सा ध्यान रखना है आपको। अब हम एक और ग्राफ बनाते हैं और हर एक शेप के बारे में आपको बताते हैं कि क्या हो रहा है। अभी देखो, यहाँ पे क्या होगा ना, ये बढ़ेगा, लेकिन वापस वहीं आ जाएगा। ठीक है? एक और, ये भी मेरा एक ग्राफ है, एक 6, ताकि आपको हर एक ग्राफ के बारे में पता हो। ये किसी ना किसी पॉइंट पे जाके फिर मिल जाएगा। ठीक है? अभी देखो, अब हम एक-एक करके देखते हैं। ये जो दिख रहा है, ये क्या है? ये वी शेप दिख रहा है। ठीक है? देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो रिकवरी है ना, वो वी शेप्ड है। क्या हो रहा है कि हमारा पहले जो इकॉनमी है, वो क्या है, एक शार्प डिक्लाइन लेता है, एकदम बहुत शार्प नीचे जाता है और उसके बाद फिर से ये फास्ट वे में ऊपर आना स्टार्ट होता है और ये वी का शेप बनाता है। ठीक है? तो इसीलिए इसे रिकवरी को हम वी शेप रिकवरी बोलते हैं। ठीक है? अभी देखो, सभी रिकवरी में आप देखोगे तो हर एक रिकवरी में ना अलग-अलग तरीके से जॉब क्रिएट हो रहा है। सभी रिकवरी में सेम तरीके से जॉब क्रिएट नहीं होता है। जब वी शेप रिकवरी होती है ना, यहाँ पे क्या होता है, शार्प डिक्लाइन के बाद फास्ट रिकवरी होता है और यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉयमेंट भी इसी तरह से रिकवर होता है। ठीक है? जिस तरह से हमारी इकॉनमी रिकवर कर रही है, उसी तरह से हमारा एम्प्लॉयमेंट भी रिकवर करता है। इसमें एम्प्लॉयमेंट भी क्या होता है, पहले नीचे जाता है एंड फिर रिलेटिवली फास्टर वे में वापस से रिकवर करता है अपने आप को। ठीक है? चलो, ये था। अभी देखो, ये क्या है? ये यू शेप्ड लग रही है ना? यू शेप्ड। अभी देखो, ये जो यू शेप्ड रिकवरी है, इसमें क्या है कि पहले इकॉनमी नीचे जाता है और फिर लंबा टाइम तक स्लो डाउन में रहता है, फिर धीरे-धीरे करके ऊपर आना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सेम ऐसा ही होता है। एम्प्लॉयमेंट भी कम होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, फिर वही लंबा टाइम तक चलता है और फिर धीरे-धीरे कर कर ये
वापस से उठना स्टार्ट होता है और यू शेप क्रिएट करता है। ठीक है, डब्ल्यू शेप में भी सेम आपको यही देखने मिलेगा। देखो डब्ल्यू शेप कहाँ है, डब्ल्यू शेप यहाँ है। हम थोड़ा जैसे जैसे मुझे याद आया वैसे वैसे बना दिए, बट यहाँ पे हम आपको अलग अलग तरीके से ही बता रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, ये मेरा डब्ल्यू शेप है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है इकोनॉमी का, आप देखोगे कि जो पॉइंट दिखेगा आपको डेवलपमेंट का, वो चल रहा होता है, फिर अचानक से एक डिप आता है और फिर वो धीरे धीरे करके उठती है। ठीक है, और अभी भी रिकवर नहीं हुई रहती है और वापस से फिर से एक डिप लग जाता है। ठीक है, और फिर ये धीरे धीरे करके उठना स्टार्ट होती है और फिर रिकवरी पॉइंट तक पहुंचती है। ये है रिकवरी पॉइंट, यहाँ से डिप होना स्टार्ट हुई थी। देखो ये क्या शेप बना रही है, ये डब्ल्यू शेप बना रही है। ठीक है, तो जिस तरह से हमारी इकोनॉमी यहाँ पे, ठीक है, अनस्टेबल है, उसी तरह से यहाँ पे हमारा एम्प्लॉयमेंट भी अनस्टेबल रहता है। ठीक है, पहले नीचे आ रहा है तो यहाँ पे भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाएगा, फिर ये ऊपर आना स्टार्ट होगा, यहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, लेकिन फिर से अचानक से डिप आता है तो यहाँ पे फिर से मेरा जो एम्प्लॉयमेंट है वो घटना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे ग्रोथ हो रहा है वैसे वैसे वही सेम इफेक्ट एम्प्लॉयमेंट पे भी पड़ रहा है। जैसे कि देखो, एक थियरी, एक आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने बनाए हैं बहुत सारे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि डब्ल्यू शेप बनाए हैं, उसके बाद हम बनाए हैं एक और शेप। ये देखो, ये जो शेप है इसको कहते हैं swoosh, swoosh। ठीक है, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं कि रिकवरी के लिए क्या होता है, लंबा टाइम लेता है। देखो कितना लंबा टाइम ले रहा है, क्यों लंबा टाइम ले रहा है, 20, ये देखो डिप हुआ, लेकिन उसके बाद एक सर्टेन लेवल तक जाने के बाद ये रिकवर होना स्टार्ट होता है, लेकिन वापस से रिकवरी पॉइंट तक पहुंचने में एक लंबा टाइम लेता है। देखो टाइम कितना ले रहा है, इतना टाइम ले रहा है ये। लेकिन वी शेप में क्या देखा था हमने कि बहुत कम टाइम में वापस से रिकवर कर लेता है, एक शार्प डिक्लाइन एंड फिर शार्प राइज। क्लियर है, तो इसी तरह से यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट पे भी असर पड़ता है। अभी देखो एक और शेप है यहाँ पे, और ये क्या है, ये है जेड शेप। ठीक है, अभी देखो ये जेड शेप में क्या होता है, आप देखोगे कि जैसे यहाँ पे क्या होता है, एक डिक्लाइन होता है, फिर अचानक से स्पेंड करना स्टार्ट कर देते हैं लोग, डिमांड बढ़ता है और डिमांड इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि रिकवर भी कर जाती है एंड उसके बाद इकोनॉमी अपने लेवल से आगे पहुंच जाती है। लेकिन फिर क्या होता है, वापस से जहां से क्राइसिस स्टार्ट हुआ था वहां पहुंच जाती है, और ये क्या सेप जनरेट करता है, ये करता है जेड सेप जनरेट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से एम्प्लॉयमेंट मेरा घटना स्टार्ट हुआ होगा। ठीक है, और फिर यहाँ से मेरा एम्प्लॉयमेंट बढ़ना स्टार्ट हुआ होगा, और एक पॉइंट पे जाके वो इतना बढ़ गया था कि फुल एम्प्लॉयमेंट से भी ज्यादा हो गया था, लेकिन वो वापस गिर के एक सर्टेन स्टेज पर पहुंच जाती है। ठीक है, अपने पोटेंशियल पे पहुंच जाती है, ये बेसिकली पोटेंशियल है। क्लियर है, एंड आप देखो एक और मेरा यहाँ पे ग्राफ बच रहा है, और ये बेसिकली कौन सा शेप लग रहा है देखने में आपको, ये आपको ऐसा दिख रहा है, ये आपको एल शेप दिख रहा है थोड़ा सा, ये है मेरा एल शेप। देखो आपको यही ध्यान रखना, शेप के बेसिस पे आपको ध्यान रखना है कि डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, इकोनॉमी कैसे रिकवर कर रही है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है कि इकोनॉमी सही चल रही थी और अचानक से एक शार्प डिक्लाइन आता है, और इस डिक्लाइन के बाद इकोनॉमी हमारी रिकवर कर ही नहीं पा रही है अभी तक, और इकोनॉमी कभी भी पूरा रिकवर नहीं कर पाती है, नेवर एबल टू रिकवर। फिर यही उसका पोटेंशियल रह जाता है, और इसी तरह से अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट के साथ भी सेम असर पड़ता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा क्या था, कुछ सेप था। अभी देखो आप लोग बोल रहे होंगे मेरा पेज खत्म हो गया, आप लोगों को लग रहा होगा कि सर एक और सेप होता है। ठीक है, और वो क्या शेप होता है, एक होता है के शेप। ठीक है, तो के शेप में क्या होता है कि आप देखोगे यहाँ पे के शेप रिकवरी जब होती है तो यहाँ पे क्या होता है, सेक्टर वाइज, एक मिनट, के शेप रिकवरी, ये जो रिकवरी होता है ना, यहाँ पे सेक्टर वाइज आपको रिकवरी भी दिखेगी कि के शेप आपको ओवरऑल जीडीपी दिखा देती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आप एम्प्लॉयमेंट में इनइक्वालिटी देखोगे, क्या देखोगे, इनइक्वालिटी। क्यों, क्या दिक्कत होती है, यहाँ पे सेक्टर वाइज डेवलपमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, सेक्टर वाइज। ठीक है, स्किल वाइज, और यहाँ पे कुछ सेक्टर ही अपना इनकम, कुछ सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, एंड उसी सेक्टर में क्या होता है, इनकम लोगों का बढ़ता है।
और यही रीजन होता है कि आप देखोगे यहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी बढ़ती हुई हमें दिखती है। ठीक है, तो ये था बेसिकली हमारा रिकवरी और एम्प्लॉयमेंट। ठीक, अभी देखो एक एम्प्लॉयमेंट ऐसा भी होता है, एक डेवलपमेंट, एक रिकवरी, एक ग्रोथ ऐसा भी होता है जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट ही नहीं होता है, एंड हम लोग उसको बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। ठीक है, क्या बोलते हैं? जॉबलेस ग्रोथ। कभी कभी इकोनॉमी क्या होता है, ग्रो करती है, जीडीपी अपने अच्छे नंबर्स भी दिखा रही है, लेकिन क्या होता है ना, जीडीपी में जिस तरह से इंक्रीज दिख रहा है, हमारा एम्प्लॉयमेंट क्या होता है उस तरह से नहीं बढ़ पाता है, उस तरह से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं होता है, और इसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? जॉबलेस ग्रोथ। और इसका मेन रीजन क्या होता है? इसका मेन रीजन होता है कैपिटल इंटेंसिव ग्रोथ। ठीक है, इसका मेन रीजन होता है टेक्नोलॉजी। इसका मेन रीजन होता है प्रोडक्टिविटी का बढ़ना। ठीक है, कि प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, और ये सारे आपको सर्विस सेक्टर में ज्यादा देखने मिलेंगे। कहाँ? ये सारे आपको सर्विस सेक्टर में ज्यादा देखने मिलेंगे। देखो, अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ठीक है, देखो, इंडिया का कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। देखो, इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है वो सिर्फ नंबर्स का नहीं, बल्कि स्ट्रक्चर का भी है, कि हमारी जो इकोनॉमी है उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि एम्प्लॉयमेंट को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है और अनएम्प्लॉयमेंट को किस तरह से घटाया जा सकता है, ये चीज पे ध्यान देना होता है। देखो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आप देखोगे कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम ना सिर्फ नंबर्स का तो है नहीं, ठीक है, स्ट्रक्चर का है। और स्ट्रक्चर वाइज अगर हम देखते हैं तो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है हमारा, ठीक है, क्या होता है, ये रूरल एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट का नेचर क्या होता है, अर्बन एरिया से काफी अलग होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर ही अलग है। ठीक है, रूरल इंडिया में क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे आपको डिसगर्स्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, डिसगर्स्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे क्या होता है, लोग काम करते हुए जो दिख रहे हैं ना वो बहुत सारे दिखेंगे, लेकिन आप एक देखो, जो प्रोडक्टिविटी की बात जहाँ पे आती है, तो प्रोडक्टिविटी आपको क्या दिखेगा, बहुत कम है। और कभी कभी तो यहाँ पे जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है, ये जीरो होती है। इसलिए रूरल इंडिया में ओपन जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो कम दिखता है, लेकिन हिडन अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ज्यादा होता है। वहां पे छोटे से फील्ड में ही ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, जबकि वो फील्ड में 3 लोग भी काम कर सकते हैं, लेकिन वहां पे 10 लोग काम कर रहे हैं। तो क्या होता है, यहाँ पे लोगों को काम तो मिल रहा है, लेकिन प्रोडक्टिविटी क्या होता है, बहुत लो होता है, और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी तो जीरो भी देखने को मिलता है। ठीक है, अभी देखो, रूरल एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट कम दिख रहा है, इसका मतलब तो ये तो नहीं है कि प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम है ना, वहाँ प्रॉब्लम प्रोडक्टिविटी का है, प्रॉब्लम मार्जिनल प्रोडक्शन का है। ठीक है, अब देखो दूसरा, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। देखो, जब हम अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं, एक मिनट मेरा माइक ऑफ, हाँ, जब हम अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, कि अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट ना बहुत विजिबल होता है, वहां पे दिखता है। क्यों दिखता है? देखो, यहाँ पे क्या होता है ना, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट डोमिनेंट होता है। कैसे डोमिनेंट होता है? देखो, समझो, यहाँ पे क्या होता है, एडुकेटेड लोग बहुत ज्यादा है, पढ़े लिखे लोग बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर वो पढ़ लिख लिए हैं तो वो काम भी करना चाहते हैं, वो उसी तरह का जॉब भी चाहते हैं। ठीक है, और जब उनको काम नहीं मिलता है तो वो घर पे बैठे होते हैं। ठीक है, और वहां पे क्या होता है ना, अर्बन एरियाज में क्या होता है, जो भी जॉब होते हैं ना, वो सारे जॉब, देखो, ये जो जॉब होते हैं, यहाँ पे स्किल बहुत जरूरी होता है। ठीक है, स्किल स्पेसिफिक होता है। ठीक है, लेकिन लोग क्या होते हैं, पढ़ तो लेते हैं, डिग्री तो ले लेते हैं,
लेकिन स्किल मिसमैच हो जाता है। और ये जो स्किल मिसमैच है, ये स्किल मिसमैच क्या होता है, एक बहुत ही बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ठीक है, और इसलिए आप देखोगे अर्बन एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हेडलाइन में दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये चीज है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम। ठीक है, अभी देखो हम लोग जैसे रूरल में देख रहे थे, रूरल में क्या था, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट था, डिसगर्स्ड अनएम्प्लॉयमेंट था। यहाँ पे ज्यादा लोग काम कर रहे थे, प्रोडक्टिविटी कम थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्किल मिसमैच होने के कारण लोग काम ही नहीं पाए। हर स्ट्रक्चर में आपको अलग अलग प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। ठीक है, और यही अलग अलग प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारी इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, अभी देखो ये तो दो हमने अर्बन और रूरल के बेसिस में देखा। अभी देखो हम लोग ना सेक्टर वाइज देखते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर में जो एक्टिविटीज है उसके बेसिस पे देखते हैं। तो हम बात करते हैं एक बार एग्रीकल्चर की। ठीक है, एग्रीकल्चर में क्या दिखेगा, एग्रीकल्चर में आपको डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट दिखता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है, देखो एग्रीकल्चर में क्या होता है ना कि फैमिली बेस्ड फार्मिंग होती है। ठीक है, छोटे छोटे लैंड होल्डिंग्स है, और ऑल्टरनेटिव जॉब का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होता है। और एग्रीकल्चर क्या होता है, लो कैपिटल इंटेंसिव इंटेंसिव है, लो कैपिटल इंटेंसिव। ठीक है, तो क्या होता है इसके कारण से, यहाँ पे ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं और आउटपुट क्या होता है, कम होता है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। अभी देखो हम इसके अलावा क्या होता है ना, सेक्टर स्पेसिफिक देख रहे थे, इंडस्ट्रीज वाला हमने देखा कि स्किल के प्रॉब्लम क्या क्या प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अभी अभी हम देखते हैं इनफॉर्मल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इनफॉर्मल अनएम्प्लॉयमेंट की जब बात होती है तो ये पता है इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ा फीचर है इनफॉर्मल अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई भी जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। यहाँ पे आपको कोई भी सोशल बेनिफिट नहीं मिलता है। ठीक है, नो पीएफ, नो पेंशन, नो हेल्थ केयर इंश्योरेंस, कुछ नहीं। इसमें आप कौन कौन आते हैं, इसमें आप देखोगे इस तरह की चीजों में आपको कैजुअल लेबर दिखेंगे, कैजुअल लेबर। यहाँ पे ऐसे लोग दिखेंगे जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड है, स्ट्रीट वेंडर टाइप। ठीक है, ऐसे लोग देखेंगे जो कि इनफॉर्मल वर्कर है, कहाँ पे, फॉर्मल सेक्टर में, स्वीपर, वॉशरूम क्लीनर। ठीक है, झाड़ू पोछा लगाने वाले, इस तरह के लोग। और देखोगे ऑफिस सब में इस तरह के लोग होते हैं, लेकिन उन सबका कोई फॉर्मल ये नहीं होता है, जॉब नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होते। तो आप देख रहे हो कि इनफॉर्मल सेक्टर में इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट तो दिख रहा है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ फॉर्मल सेक्टर में भी बहुत सारे इनफॉर्मल वर्कर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अभी हम लोग बेसिकली क्या हो ना कि हर अलग अलग तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को देख रहे हैं कि किस तरह के स्ट्रक्चर में क्या है। अभी देखो इसके अलावा क्या है, इसके अलावा आप देखोगे वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट, क्या पता है, हाँ, वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट। अब ये कैसे एम्प्लॉयमेंट होते हैं, देखो ये जो ये यहाँ पर उस तरह के वर्कर काम कर रहे होते हैं जो कि सेल्फ सेल्फ एम्प्लॉयड तो होती है, साथ में क्या होता है, इनके साथ काम करने वाले बहुत सारे फैमिली मेंबर्स भी होते हैं जो कि उनको कोई पेमेंट नहीं मिल रहा होता, लेकिन वो भी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि सेल्फ एम्प्लॉयड इंसान के साथ साथ कोई अनपेड फैमिली मेंबर भी है। ठीक है, और ये वर्कर क्या होते हैं, इनकी जो इनकम सिक्योरिटी होती है ना, इनकम सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा खराब होती है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग वल्नरेबल बोलते हैं। जब भी कोई इकोनॉमिक शॉक लगेगा, महंगाई होगी, इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ेगा, तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट यही पड़ेगा। और इंडिया में
वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट है, ये एग्रीकल्चर, इनफॉर्मल सेक्टर, इन सब में ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है? तो ये बेसिकली हम लोगों का स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। ठीक है? स्ट्रक्चरल फीचर है एम्प्लॉयमेंट का इंडिया में। ठीक है? रूरल, अर्बन, एग्रीकल्चर, इनफॉर्मल, ठीक है? वल्नरेबल। अभी देखो इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए क्या होता है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज़रूरी हो जाता है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्यों ज़रूरी होता है? मार्केट फेलियर हो जाते हैं, वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा होता है, इनकम इनस्टेबिलिटी होती है, सोशल सिक्योरिटी गैप होता है, और इन्हीं सब प्रॉब्लम को लेके गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए क्या होता है, इसमें बहुत सारी पॉलिसी एंड लेबर मार्केट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमें समझना होता है। ठीक है? अभी देखो गवर्नमेंट कैसे करती है यहाँ पे इंटरफेयर। हमने गवर्नमेंट का इंटरफेयर देखा था मिनिमम वेजेस को लेके। ठीक है? ताकि वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। अभी देखो ये जो मिनिमम वेजेस का आपको इम्पैक्ट है, ये क्लियर कट नहीं होता। ठीक है? क्यों नहीं होता? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट को अगर हम दो थियरी में देखे थे, एक क्लासिकल और एक केनेशियन। क्लासिकल में क्या देखे थे कि मिनिमम वेज बेसिकली क्या करता है, वेज रिजिडिटी क्रिएट कर देता है, और उससे क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ भी सकता है। लेकिन हम केनेशियन थियरी में क्या देखे थे, मिनिमम वेज बेसिकली कहाँ से आता है, डिमांड से। मिनिमम वेजेस क्या करता है, मिनिमम वेजेस परचेजिंग पावर बढ़ाता है, और उससे क्या होता है, डिमांड बढ़ता है। तो देखो हम दोनों थियरी से देखते हैं, क्लासिकल से कि मिनिमम वेज क्या करता है, वेज रिजिडिटी को इंक्रीज कर देता है। ठीक है? और इससे क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट का चांस बढ़ जाता है। बट केनेशियन मॉडल क्या बोलता है, केनेशियन थ्योरी क्या बोलती है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर मिनिमम वेजेस रख दिया जाए तो क्या होगा कि परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाता है। इससे क्या होगा, डिमांड इंक्रीज होगा, और फिर वही प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो मिनिमम वेजेस का जो इम्पैक्ट है वो इस इकोनॉमी स्पेसिफिक होता है। ठीक है? और साथ ही साथ थियरी डिपेंडेंट भी होता है। केनेशियन थियरी मिनिमम वेज को सपोर्ट कर रहा है, क्लासिकल थियरी क्या बोल रहा है, नहीं होना चाहिए। ठीक है? अभी देखो इसके अलावा क्या है कि हम जब देखते हैं तो बहुत सारे लेबर रेगुलेशन लेके आती है गवर्नमेंट। क्या लेके आती है, लेबर रेगुलेशन। अभी हाल में ही लेबर लॉज आए हैं जिसमें अमेंडमेंट हुआ है, हम लोग वो भी करेंगे। कल एक लेक्चर आपको और मिलेगा जिसमें हम लोग लेबर लॉज के बारे में पूरी तरह से देखेंगे। क्या होता है कि देखो अगर किसी भी कंट्री में लेबर लॉज, ठीक है, अगर बहुत ही ज्यादा रिजिड होगा तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ज्यादा से ज्यादा लोग फॉर्मल वर्कर नहीं रखना चाहेंगे। उसके कारण क्या होगा, इनफॉर्मलाइजेशन बढ़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने के लिए लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है? हायरिंग कम करेंगे, परमानेंट जॉब नहीं देंगे किसी को। और इन्हीं सब प्रॉब्लम से निपटने के लिए क्या होता है कि लेबर लॉज का जो है रिजिड होना बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बन जाता है। ठीक है? अभी देखो अगर फ्लेक्सिबल हो तब, फ्लेक्सिबल लॉ होंगे तो क्या होगा कि जॉब क्रिएशन बढ़ेगा, एंड साथ ही साथ लेबर की मोबिलिटी भी बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा लेबर को काम भी मिलेगा। इसलिए पॉलिसी मेकर्स को क्या होता है, जब वो लेबर लॉज पे काम करते हैं तो उन्हें इन दोनों को बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है? और बैलेंस तरीके से पॉलिसी फ्रेम करनी पड़ती है। ठीक है? अभी देखो क्या है, इसके अलावा क्या होता है, लेबर रेगुलेशन तो देखा, एंड साथ ही साथ में प्रॉब्लम क्या होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की। गवर्नमेंट यहाँ पे भी इंटरवेन करती है और बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम लेके आती है। ठीक है? गवर्नमेंट के प्रोग्राम का रोल क्या होगा यहाँ पे, जो भी अगर कभी सरप्लस लेबर हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, तो क्या बहुत ज्यादा लेबर है, तो इस सरप्लस लेबर को क्या करना है, अब्जॉर्ब करना है, इन सबको काम देना है, इन सबको इनकम सपोर्ट देना है, इनकम सपोर्ट देना है, जिससे क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस किया जाए। ये सब प्रोग्राम जो होते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म जॉब का सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं,
ये बेसिकली क्या होता है, एक सपोर्ट मैकेनिज्म होता है। क्या होता है, एक सपोर्ट मैकेनिज्म। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, ये ओवरऑल था कि अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड क्या क्या चीजें हमें जानना जरूरी था। तो अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ जॉब्स का इशू नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ का इशू है, लेबर मार्केट स्ट्रक्चर का इशू है। ठीक है, साथ ही साथ जो स्किल इकोसिस्टम है उस चीज का भी इशू है। एंड इन सब में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन क्यों जरूरी है, वो ये सारे रीजन है। और सबका कंबाइंड आउटकम है कि आपको अनएम्प्लॉयमेंट को ग्रोथ, साथ ही साथ उसका डेफिनेशन, उसका अप्रोच, हर चीज के साथ लिंक करके देखना पड़ता है। तभी आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये था अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड लेक्चर। अब हम लोग, चलो, थैंक यू।